हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं। तो बिना किसी डिले के तुरंत लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करता हूं रिफ्रैक्शन का। ओके, तो अब तक मैं आपको रिफ्रैक्शन क्या होता है ये समझा दिया था, स्नेल्स लॉ क्या होता है ये समझा दिया था, और उसके कुछ बेसिक एप्लीकेशंस भी मैंने करा दिए थे। अब मैं आपको आज पढ़ाऊंगा एक ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, या स्लैब कर दो सीधे, एक स्लैब से लाइट का रिफ्रैक्शन। तो एक बात जरा समझ लो, कोई भी सरफेस है, इधर μ1 इधर μ2, तो आपको मैंने यहां पे ये बताया था कि अगर ये लाइट ऐसे आ रही है इस तरीके से, ये बातें हमारी आपकी हो चुकी हैं। यहां पर ये μ1, यहां पर ये μ2। अगर मान लीजिए यहां पर μ2, यहां पर μ2 लेस देन μ1 है, मतलब ये रेयर मीडियम है। तो रेयर मीडियम में क्या होता है, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरीके से हो जाती है। ठीक, और स्नेल्स लॉ लगाते थे, आई ये आर, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन ऑफ आर। इसी तरीके से यहां पर ये आई है, और अगर यहां पर μ2 ग्रेटर देन μ1 है, मतलब ये वाला मीडियम डेंसर है। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम अगर रिफ्रैक्शन होगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट होगी नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल होता है, तो बेंडिंग ये हो जाएगी। ये सब बातें हो चुकी हैं। फिर यहां पर भी स्नेल्स लॉ लगेगा, क्या होगा बताइए, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों मीडियम का ये नॉर्मल है, इधर भी μ1 यहां भी μ2, और अगर हम कहते हैं μ1 इक्वल टू μ2, तो दोनों मीडियम का सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो फिर ये रे अनडेविएटेड जाती है। ठीक, एक केस और इसके अलावा होता है रे का अनडेविएटेड जाना। ये सब बातें हो चुकी हैं, मैं पुरानी बातें आपको केवल रिमाइंड करा रहा हूं। ठीक है, देखिए पुरानी बातें केवल रिमाइंड करा रहा हूं। अगर मान लीजिए किसी भी सरफेस पर भले ही μ1 यहां पर μ1 है, यहां पर μ2 है, और μ1 नॉट इक्वल टू μ2, दोनों सेपरेट हैं, लेकिन लाइट रे का इंसिडेंस ये अलोंग द नॉर्मल, इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्या कहते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब लाइट रे का इंसिडेंस अलोंग द नॉर्मल। तो अगर आप यहां पर आई की, अच्छा जितने भी एंगल ऑप्टिक्स में होते थे सबके सब मेजर होते थे नॉर्मल से। तो बताइए जब ये नॉर्मल इंसिडेंस है तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना हो गया, आई इक्वल टू 0। तो स्नेल्स लॉ से बताइए μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर, और आई 0 है तो ये साइड 0 हो जाएगी, बराबर μ2 साइन आर, तो यहां से आर इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, मतलब ये रे फिर से अनडेविएटेड चली जाएगी। तो अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भले ही अलग अलग हो, पर अगर लाइट रे का इंसिडेंस अलोंग द नॉर्मल हो, तो फिर लाइट रे कैसे पास करती है, अनडेविएटेड पास करती है। तो दो केस में लाइट रे अनडेविएटेड पास करती है। जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तो फिर किसी भी एंगल पर आ जाए, हर एंगल पर वो अनडेविएटेड जाएगी। लेकिन अगर अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो अलोंग द नॉर्मल आने वाली रे कैसे जाती है, अनडेविएटेड जाती है। ओके, इतना उतार लो, इतना उतार लो। अच्छा एक बात और हम आपकी हमारी हुई थी, याद करो, देखो आराम से, ये पॉइंट आज यूज होगा, μ1 μ2। अगर लाइट रे ऐसे जा रही है, मान लो ये θ1 है,
तो ये जैसे भी चलो पास की, ये थीटा 2 पर पास की। तो ठीक, अगर मान लीजिए मैं इसको इधर से इंसिडेंट करा दूं, ये थीटा 2, ठीक, तो ध्यान रखना अगर ये थीटा 2 पर आ रही है तो कितने पे जाएगी बताइए, थीटा 1 पे जाएगी। ये हमारी आपकी बात हो चुकी है। तो ये काफी अच्छा क्रूशियल पॉइंट है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अगर थीटा 1 से इंसिडेंट कराने पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा 2 आ रहा है, तो अगर मैं इसको फिर इस साइड से एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दूं तो फिर दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बात हमारी आपकी हो चुकी है, काफी यूजफुल पॉइंट है। इसको मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, जहां पर भी यूज करने की संभावना होगी मैं डायरेक्ट यूज करूंगा इसको, ठीक है। इतना क्लियर करो, हटाएं, चलो। यार मैं पूरा बोर्ड नहीं भरता हूं, इतना इतना भरते चलता हूं, आप इतना ही लिखते चलो, नोट्स बनाते रहा करो, बहुत अच्छा लगता है, ठीक। अब देखिए स्लैब क्या होती है, ये स्लैब जिसके दोनों सरफेस क्या है, पैरेलल। अब इसमें जरा देखना, यहां पे चलो हमें एयर में रख देते हैं शुरुआत में। इसका थिकनेस मान लो टी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इधर भी एयर है, मतलब जो स्लैब रखी हुई है दोनों तरफ सराउंडिंग क्या है, सेम सराउंडिंग। अब मान लीजिए लाइट रे यहां पर ऐसे आती है, ये नॉर्मल है, इस तरह से लाइट रे आती है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, मान लो आई के एंगल पर आपने इंसिडेंट कराई, ठीक, टी इसका थिकनेस है स्लैब का, यहां से यहां तक टी है। तो अब देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये एयर में, तो ये जा रही है रियल से डेंसर, तो किधर बेंडिंग होगी, नॉर्मल की तरफ हो गई, बड़े खुशी खुशी, ठीक। अब यहां पे जरा ध्यान से देखो एक एक बात, अगर ये आई है तो ये आर होगा। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, फिर इसका रिफ्रैक्शन होगा, अब इसका रिफ्रैक्शन होगा स्लैब से एयर, तो फिर आप यहां पे क्या डालेंगे, नॉर्मल। तो अब देखिए ज्योमेट्री से ये और ये दोनों पैरेलल हैं, यहां पे नॉर्मल, ये n1 का नॉर्मल, ये n2 का नॉर्मल, दोनों नॉर्मल आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। अभी जो पॉइंट बताया था देखो अब यूज होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई रख रहा हूं तो आर रिफ्रैक्शन का एंगल है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं आर कर दूं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा बता, आई होगा, तो ये आई का एंगल होगा। ये बात मैंने बिना आपको इस जगह पे यूज किए हुए डायरेक्ट यूज कर ली, ठीक। अब ज्योमेट्री से देखो, अगर इस रे को मैं आगे बढ़ाता हूं, अगर इस रे को मैं आगे बढ़ाता हूं, तो नट सेल में बात बता दूं मैं ज्योमेट्री से देखोगे तो ये जो रे होगी इसके पैरेलल होगी, ठीक। क्यों पैरेलल होगी, इतनी तो ज्योमेट्री समझ में आती है कि ये एंगल आई आर, तो आर से आई पे जा रही है तो इसके पैरेलल होगी। तो एक सबसे पहले गोल्डन पॉइंट यहां पर ये आ गया। अरे इतनी ज्योमेट्री तो आती होगी भाई, यहां पे जितने से बेंड हुई फिर यहां पे उतने से उछल गई, तो इसके क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपसे बेंडिंग की बात करूं, डेविएशन, तो यहां पे डेविएशन होगा 0, क्योंकि जो इसको कहते हैं फाइनल जो इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे, अब यहां पे एक शब्द यूज किया मैंने, इमर्जेंट, तो ध्यान रखना ये रिफ्रैक्टेड रे भी है और इमर्जेंट भी है। इमर्जेंट रे वाला जो टर्म होता है जनरली हम तब यूज करते हैं जब जिस मीडियम से रे चले उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो इमर्जेंट रे। जैसे यहां पर मैं बात करूं तो यहां से एयर से चली और रे स्लैब में आई, तो यहां पर इसको इमर्जेंट नहीं कहेंगे, यहां पर केवल क्या कहेंगे, इसको रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे, ओके। चलिए इस पॉइंट का नाम मैं ए दे देता हूं, इस पॉइंट का नाम बी दे देता हूं। लेकिन आप ध्यान से देखो, क्या भाई बेंडिंग नहीं हुई, मतलब इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल है, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल, पर क्या यहां पर ये अपने रास्ते से इतना शिफ्ट कर गई, पैरेलल शिफ्ट हो गई कि नहीं हो गई, तो इसको हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या कहते हैं बेटा,
लेटरल शिफ्ट, शब्द याद करो, लेटरल शिफ्ट। ठीक, इसको डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई जिससे भी दिखा दो, डेल्टा वाई और डेल्टा एल से दिखा देते, जैसे भी दिखा दो। ठीक, या कई बार केवल डेल्टा लिख देते हैं। दिस इज लेटरल शिफ्ट। इसका फॉर्मूला अपने बोर्ड के सिलेबस में भी है, हर एग्जाम में, नीट हो चाहे जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, उसका फॉर्मूला याद भले ही ना करो लेकिन उसको प्रोसेस देख लो कैसे निकालना हो। अब जरा मैं समझाता हूं, देखिए ये जितना ही होगा उतना ही होगा, उतना ही यहां पर ये होगा, तो ये भी यहां पर डेल्टा एल होगा। अब देखिए ध्यान से देखते चलना, इसको आगे बढ़ा दो, यहां पर ये टी होगा थिकनेस, तो यहां से ए से बी की डिस्टेंस निकाली जा सकती है। तो देखो कैसे निकलेगी, ए बी बराबर कॉस आर, फर्स्ट इक्वेशन कॉस आर बराबर कॉस आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यह आ जाएगा टी अपॉन ए बी। तो यहां से ए बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी ए बी बराबर टी सेक आर, या इसको ए बी बराबर कह सकते हो टी अपॉन कॉस आर। ठीक, आराम से। अब देखिए ये लेटरल शिफ्ट, लेटेस्ट पॉइंट को मैंने सी कह दिया, तो बी से सी क्या होगी, लेटरल शिफ्ट होगी। तो अगर ये आर है, ये आर है, तो ये एंगल बताइए कितना होगा। देखो देखो, अगर ये सी, अगर इसको मैंने आगे बढ़ाया है तो ये टोटल एंगल आई होगा, भाई आई के बराबर होगा टोटल एंगल। तो ये जो एंगल होगा ये होगा, ये जो एंगल होगा ये होगा आई माइनस आर। तो ये एंगल आपको आई माइनस आर पता लग गया, और यहां पर आपने इसको नॉर्मल डाला था, तो बताइए मैं क्या कह सकता हूं, साइन आई माइनस आर बराबर दिस अपॉन दिस कह सकता हूं, क्योंकि ये इस ट्रायंगल के लिए क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज बनेगा। ओके, तो यहां पर सेकंड इक्वेशन में यूज कर लूंगा, साइन आई माइनस आर बराबर डेल्टा एल जो मैं निकालना था अपॉन ए बी। तो यहां से जो डेल्टा एल आ जाएगा वो आ जाएगा ए बी साइन आई माइनस आर। ठीक, तो फॉर्मूला कोई आवश्यकता नहीं याद करने की, मौके पे निकाल लो। इसको रख सकते हो टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। किताब वाले इसको ये भी लिख देते हैं टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर, ये भी लिख देते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए इतना कर लीजिए आराम से, पॉज करके एक एक बात समझ लो, बहुत आराम से समझा दिया है। फॉर्मूला महत्वपूर्ण है, प्रोसेस महत्वपूर्ण है, याद करो मत करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि अक्सर इसको भूल ही जाते हैं मौके पर, तो एक लाइन में निकलता है। ये आई, ये आर, जितना आर ये उतना आर, आर पे जाएगी आई पे निकलेगी, यहां से नॉर्मल डालो, यही लेटरल शिफ्ट होगा। एक बार कॉस आर इसकी ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करो इस ट्रायंगल से, फिर आई माइनस आर का ट्रायंगल ये होगा, फिर दिस अपॉन दिस करके साइन आई माइनस आर आप फाइंड आउट कर लो। ओके, अब इसमें एक स्पेशल केस होता है, हटाएं इसको, उतार लिया आराम से, चलिए हटाएं। अब इसी में आता है स्पेशल केस। स्पेशल केस तो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस या फॉर क्लोज टू नॉर्मल इंसिडेंस, क्लोज टू नॉर्मल इंसिडेंस, अगर हम बात करें नॉर्मल इंसिडेंस के पास, तो आई टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर आई टेंड्स टू जीरो होगा तो मैथमेटिक्स इतनी जानते हो, जब आई बहुत छोटा होगा तो आर भी छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, सुनो, म्यू वन, देखो जरा, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। आई छोटा तो पूरा टर्म छोटा, ये छोटा तो ये भी छोटा, तो फिर बताइए अगर आई टेंड्स टू जीरो होगा तो फिर आर टेंड्स टू भी जीरो होगा। ठीक, तो फिर इसका मतलब आर टेंड्स टू भी जीरो होगा। तो बताइए आई माइनस आर टेंड्स टू भी तो जीरो होगा। भाई जब ये भी छोटा ये भी छोटा तो दोनों का डिफरेंस भी छोटा। अब कुछ अप्रोक्सीमेशन लेंगे, वो मैंने पहले रेडीमेड कर देता हूं। एक बात बताओ, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा होता है जब थीटा टेंड्स टू जीरो होता है। थीटा जब बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा बराबर 1 होता है जब थीटा टेंड्स टू जीरो। जब थीटा बहुत छोटा होता है तो कॉस थीटा 1 के बराबर होता है, और टेन थीटा भी थीटा के बराबर होता है। ओके, अब यहां पर देखो ये यूज होगा, देखो कैसे,
अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एल को फाइंड आउट करूं फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, या यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि आई टेंड्स टू 0, जब आई बहुत छोटा होगा उसके लिए इसको मैं डेल्टा एल को फाइंड आउट करूं, तो बताइए आई माइनस आर क्या हो जाएगा, आई माइनस आर छोटा होगा तो साइन आई माइनस आर को किससे प्लेस कर सकता हूं, आई माइनस आर से, तो ये हो जाएगा टी इंटू आई माइनस आर डिवाइडेड बाई, और कॉस आर को क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। ठीक, पहुंच गए यहां तक। अब इसमें भी देखिए क्या लिख सकते हैं कि अगर यहीं पे, ये तो क्लियर हो गया, अगर आप स्नेल्स लॉ को यहीं पे देखें, आई छोटा है तो देखिए आई छोटा है तो ये आ जाएगा म्यू, नहीं सॉरी हवा 1 साइन आई बराबर म्यू साइन आर। ठीक, आई छोटा है तो ये तो आई हो गया, और आर भी छोटा है तो ये हो गया म्यू आर। ठीक, तो आंसर जो चाहिए होता है मैं आई में चाहिए होता है, क्योंकि आर तो इंटरमीडिएट का एंगल है, जो नोन होगा वो आई पता होगा, तो आप यहां से आर को लिख सकते हैं आई बाई म्यू। तो आप आर की वैल्यू यहां पर आई अपॉन म्यू को रिप्लेस कर दो तो बराबर क्या आ जाएगा, टी इंटू आई माइनस आर को क्या लिख सकते हो बताइए, आई अपॉन म्यू, इसमें से कॉमन आ जाएगा, इसको नीचे से हटा देता हूं, तो ये जो डेल्टा एल आ जाएगा कब, जब आई टेंड्स टू 0 होगा बराबर, तो यहां से आई कॉमन ले लो तो टी आई 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ये भी फॉर्मूला अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, याद करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रोसेस देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा रखें तो जो शिफ्ट हो जाती है लेटरल शिफ्ट, ये हो जाती है टी आई 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। जैसे इस पर एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, हटाऊं, चलिए जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यहां पर हमने म्यू बराबर ले लिया √2, ठीक, और थिकनेस टी को ले लिया मान लो 10 सेंटीमीटर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर हमने ले लिया 45 डिग्री। ठीक, ठीक है, अब पहला पार्ट करना है, मान लो इसमें फाइंड द लेटरल शिफ्ट सेकंड करना है इफ आई इक्वल टू 2 डिग्री देन फाइंड द लेटरल शिफ्ट। ठीक, तो देखिए 2 डिग्री मैंने एंगल काफी छोटा लिया है, ठीक है, 2 डिग्री एंगल मैंने काफी छोटा लिया, तो उस केस को भी करते हैं। तो पहले केस में अभी अभी जो आंसर निकाला था, तो बताइए, ये तो मैं बता ही चुका हूं, ये बात ध्यान रखना कि अगर इधर एयर है इधर भी एयर है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो फाइनल इमर्जेंट रे होगी वो इसके पैरेलल होगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप होता है। तो मैं तो बच्चों से कहता हूं पहले आप इस रे को आगे बढ़ा दो, पहले आप इस रे को आगे बढ़ा दो, ठीक। अब देखो ये 45 है, तो अब ये देख लो, वो अब रेयर से डेंसर तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, फिर यहाँ पे नॉर्मल पुट होगा, इसके पैरेलल जाना है इसको, तो आप इसके पैरेलल भेज दो। ये पता है ये 45 तो ये भी 45 आएगा। अब सब बातें रेडीमेड हो गई। ये एंगल आपको आर फाइंड आउट करना है, तो सीधे सीधे स्नेल्स लॉ लगा दो, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 साइन 45 बराबर म्यू कितना √2 इंटू साइन ऑफ आर, तो यहां से साइन आर की वैल्यू आ जाती है 1/2, तो आर इक्वल टू आ जाता है सीधे सीधे 30 डिग्री। ओके, आर की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब आपको लेटरल शिफ्ट इसमें फाइंड आउट करना था, तो ये हो जाएगा इसमें लेटरल शिफ्ट, ये डेल्टा एल। ठीक, ये जो डेल्टा एल की वैल्यू थी, तो अभी अभी हमने निकाल के दिया आपको, डेल्टा एल इक्वल टू बताइए क्या था, टी सेक आर और साइन ऑफ
आई माइनस आर, अभी अभी तो निकाला फॉर्मूला, ठीक। तो बताइए जो डेल्टा एल हो जाएगा, टी 10 सेंटीमीटर का थिकनेस है इंटू सेक आर को लिख सकते हो 1 कॉस आर, आर की वैल्यू कितनी बताइए 30 डिग्री, इंटू साइन ऑफ आई कितना है बताइए 45 माइनस कितना 30। तो बताइए जो डेल्टा एल आ जाएगा ये आ जाएगा 10 कॉस 30 की वैल्यू होती है जमाने से √3/2 इंटू साइन 45 माइनस 30 कितना होता है बताइए साइन ऑफ 15, ठीक। तो डेल्टा एल इक्वल टू ये आ गया 20 इंटू साइन 15/√3 इतने सेंटीमीटर डायरेक्ट। साइन 15 की वैल्यू भी लिख लोगे, ठीक है, कैलकुलेटर से देख लो, वैसे तो ये वैल्यू याद होती है, मेरे दिमाग से समय मिस कर रही है, बाद बाकी अभी मैं लिख दूंगा, ठीक है। साइन 15 की वैल्यू भी याद होती है, लेकिन फिलहाल मेरे दिमाग से भी मिस कर रही है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइन 15 ये आ गया, क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरे केस में क्या कह रहा है, हटाएं इसको, क्लियर हो गया, पॉज करके उतारो। दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में जब आई बहुत छोटा होता है, तो जब आई व्हेन आई टेंड्स टू 0, तो अभी अभी जो शिफ्ट आया था डेल्टा एल, यह आया था टी आई 1 - 1/μ, यही फॉर्मूला आया था निकल कर, टी आई 1 - 1/μ, ठीक। हाँ ये ध्यान रखना, ये जो आई होता है इन रेडियन होता है, डिग्री में मत पुट कर देना, ठीक, ये रेडियन में होता है हमेशा। तो अगर 2 डिग्री है तो रेडियन में बताइए कितना हो जाएगा, आप इतना जानते हैं, टी 10 सेंटीमीटर इंटू ये हो जाएगा π/180 इंटू 2, ये रेडियन में हो गया, ठीक। 2 डिग्री का अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आप इतना जानते हैं कि 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है पाई, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है π/180, ठीक। तो बताइए 2 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा π/180 इंटू 2, ठीक, ये हो जाएगा। और ये आ जाएगा 1 - 1/μ, म्यू की वैल्यू कितनी बताइए √2, ठीक, म्यू की वैल्यू √2। तो डेल्टा एल की वैल्यू, यहां पर ये क्रूशियल पॉइंट है, इसको डिग्री में मत पुट कर देना, ठीक है, क्योंकि जब भी लेंथ के टर्म थीटा को लेंथ में कन्वर्ट करना होता है तो एंगल को हमेशा रेडियन में रखा जाता है, ठीक है। ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, यहाँ नहीं पढ़ा रहा। ये कितना हो गया बताइए, ये हो गया 10 π/90 इंटू √2 - 1/√2, जो भी आ जाए इतने सेंटीमीटर, ठीक, इतना शिफ्ट हो जाएगा अगर आई टेंड्स टू 0 होगा तो। पॉज करके उतारिए आराम से, हटाएं, चलो। एक और यहां पर स्पेशल नोट होता है, देखिए ये जो स्लैब है ये तो मैंने बता दिया कि ये फाइनल रेस के पहले ली जाएगी। अगर यार हम इसकी थिकनेस कम करते जाएं तो बताइए जो डेल्टा एल की वैल्यू है, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला जो अभी तक तो याद ही रहेगा, आज तो मैं याद ही कर सकता हूं, टी साइन ऑफ आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। तो अगर मैं एंगल कुछ भी ले लूं तो ये तो सब टर्म नॉन जीरो हो जाएंगे, एंगल कुछ भी ले लूं, लेकिन अगर मैं टी को लगभग जीरो कर दूं तो बताइए डेल्टा एल अपने आप जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आप पतली स्लैब लेते हैं, बहुत पतली स्लैब लेते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, बहुत पतली स्लैब लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम आता है, तो आप फिर किसी भी एंगल पर एक इंसिडेंट करा दो, ये लगभग अनडेविएटेड जाती है, लगभग अनडेविएटेड। बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब इसमें कोई भी बेंडिंग नहीं होती है, ये क्वेश्चन आप याद रखना। अगर पतली स्लैब है तो फिर इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता है। जैसे मान लो एक बार एग्जाम में ये सवाल आया था कि अगर एक हॉलो प्रिज्म, सॉरी हॉलो स्लैब होती, हॉलो मतलब, हॉलो का मतलब अंदर एयर होती, और इसके वॉल्स बहुत पतले होते, ये वॉल्स बहुत पतले होते, ठीक, इधर एयर, यहां पर भी एयर और यहां पर भी एयर, और इसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता, म्यू कुछ भी ले लो,
लेट रूट 2 ले लो, तब भी मैं कहूंगा अगर रे यहां से इस तरह से आ रही है तो, क्योंकि अब इसकी थिकनेस लगभग क्या हो गई, जीरो, तो थिकनेस लगभग अगर जीरो हो गई तो इसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी, ये रे यहां से सीधे जाएगी। जब वो यहां पर इंसिडेंट करेगी तो यहां पर भी बेंडिंग नहीं होगी, तो सीधे चली जाएगी इस तरह से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे से देख लो। जब भी ऑब्जेक्टिव में आता है बच्चे इसको मिस कर जाते हैं, क्वेश्चन को, बच्चे क्वेश्चन को मिस कर जाते हैं यार। ठीक है, पॉज करके उतारे। चलिए अब देखते हैं लेटरल शिफ्ट बाय मल्टीपल स्लैब्स। एक से ज्यादा स्लैब होते, जैसे ये होता, एक ये स्लैब होता, फिर एक ये स्लैब होता, दो में ही समझा देते हैं, बाद में क्लियर हो जाएगा। तो देखो अगर ये यहां से आ रही है तो इतना तो पता है कि ये जो रेस के पैरेलल जाती है, तो इसको डॉट डॉट में ऐसे ही बना लो, ये ऐसे मुड़ेगी कुछ कुछ, फिर यहां पर फिर इसके ये पैरेलल जाएगी, फिर यहां पर इसकी बेंडिंग ऐसे होगी इस तरह से, ठीक है। तो देखिए अगर आपको ये एंगल आई पता है तो मान लीजिए ये आर, तो यहाँ पर ये आई होगा, ये तो क्लियर है। फिर यहाँ पर ये आई बनेगा, तो मान लो ये कोई R1, तो फिर यहाँ पर ये आई बनेगा, ठीक। अब मान लीजिए इसका थिकनेस T बने, इसका थिकनेस T2 है, इधर एयर मान लिए, यहाँ भी एयर, यहाँ भी एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल शिफ्ट होगा, इसको आप सीधे आगे बढ़ा दो, तो यहाँ पे दो बार शिफ्ट हुआ है, ध्यान से देखो। तो एक शिफ्ट तो ये हुआ है यहाँ पर, ये शिफ्ट हुआ है जिसको मैं डेल्टा L1 कह देता हूँ, और एक शिफ्ट यहाँ पर हुआ है, ये डेल्टा L2। और ध्यान से देखो ये टोटल शिफ्ट है, ये डेल्टा L टोटल, ये डेल्टा L टोटल, क्या ये डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 है, ठीक। तो बताइए जो डेल्टा L टोटल हम कह देंगे, अभी तो फॉर्मूला याद ही है कम से कम आज तो क्या था बताइए, ये आ जाएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो जो डेल्टा L टोटल हो जाएगा, डेल्टा L1 क्या था बताइए, T1 अपॉन कॉस R1, नहीं कॉस R ही लिख दो इसको, कॉस R इंटू साइन ऑफ I माइनस R। फिर दूसरे के लिए क्या हो जाएगा बताइए, प्लस T2 अपॉन कॉस R2, यहाँ पर इसको मैंने R1 बोला है, तो कॉस R1 साइन और I माइनस R1। क्लियर हो गया। तो मतलब हर स्लैब का शिफ्ट जुड़ता चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। हर स्लैब का शिफ्ट जुड़ता चला जाएगा। हाँ ये फॉर्मूले तभी वैलिड है जब सराउंडिंग दोनों तरफ क्या हो, सेम हो, ओके। और अगर हम इसमें कह दें फॉर, अगर हमको फिर से वही निकालना हो डेल्टा T और I टेंड्स टू 0 हो, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस या वेरी क्लोज टू नॉर्मल इंसिडेंस, तो फिर से बताइए क्या हो जाएगा, इसको 1 कर देंगे, इसको I माइनस R कर देंगे, तो ये हो जाएगा फिर T1I 1 माइनस 1 अपॉन μ1 प्लस T2I, क्योंकि I तो दोनों के लिए क्या है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस I दोनों स्लैब के लिए क्या है, सेम, तो इसके लिए भी I यूज होगा TI, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन μ2, ओके, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अगर और ज्यादा स्लैब होते तो जुड़ता चला जाता। अच्छा ये ध्यान रखना, अगर इन दोनों स्लैब को मैं सटा के भी रख दूं तब भी फॉर्मूले पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, वो तब भी उतना ही आएगा आंसर, ठीक। ये तो समझाने के लिए मैंने कर दिया इस तरह से, लेकिन अगर मैं इसको सटा के भी रखता तब भी आंसर यही आता, ठीक। देख लो हटाए बेटा, चलो
जैसे इसमें एक छोटा सा एग्जांपल कराएं। अगर 2 स्लैब ले लिए मैंने, ठीक, इधर एयर, इधर भी एयर, ठीक, इसको ले लिया μ1 इक्वल टू 2 और μ2 इक्वल टू 3 ले लिया, ठीक। इसका थिकनेस मान लीजिए 10 सेंटीमीटर ले लिया, इसका थिकनेस 15 सेंटीमीटर ले लिया, और मान लीजिए यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने 5 डिग्री रखा, 5 डिग्री। तो फाइंड द टोटल शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट होती है? केवल लेटरल होती है, तो वही हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करो। तो बताइए, डायरेक्ट बताइए। ये इसके सीधे निकलेगी इस तरह से, लेकिन बहुत लिटिल होगी, इसमें थोड़ा सा बेंड करेगी, ठीक। अब ये जा रही है रियर टू डेंसर, तो फिर थोड़ी मुड़ जाएगी इधर, और फाइनली फिर इधर ही आ जाएगी, ठीक। इस तरह से रे का रास्ता होगा। तो ये जो डेल्टा एल टोटल होगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो बताइए जो डेल्टा एल टोटल हो जाएगा, डेल्टा L1 पहली का बताइए, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो डेल्टा एल टोटल जो हो जाएगा, डेल्टा L1 बताइए पहली का क्या लिखेंगे, T1 आई तो सेम ही होता है, इंटू 1 माइनस 1/μ1 प्लस T2 और 1 माइनस 1/μ2। लेकिन आई यहाँ पे पुट होगा रेडियन में। दोनों स्लैब के लिए आई सेम होता है, ये बात मैं अभी बता चुका हूँ आपको। तो बताइए जो डेल्टा एल टोटल हो जाएगा, ये इसमें क्रूशियल पॉइंट है। पहले का थिकनेस 10 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ इंसिडेंस पाई/180 इंटू 5, रेडियन में रखने के लिए बोला था मैंने। ये आ जाएगा 1 माइनस 1/μ1, पहली का बताइए 2, प्लस ये आ जाएगा T2 बताइए 15 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस वही होगा पाई/180 इंटू 5, 1 माइनस 1/3। क्लियर? 1 माइनस 1/3 लिख लो। एकदम आसान है, एकदम आसान। हटाएं, चलो। हाँ, अगर एंगल ज्यादा होता तो फिर यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते, फिर टी सेकार साइन आई माइनस आर वाले फॉर्मूले से ही वर्किंग करते। 2 छोटे छोटे क्वेश्चन और इस पे करो, सब किताबों में दिए रहते हैं। A ray of light falling at 60 degree with the surface 60 degree with the surface of a glass slab of thickness 1 meter and is refracted at angle 75 degree with the surface, ठीक, with the surface. Find the time taken by the light, SCB का क्वेश्चन है ये, light to cross the slab, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। A ray of light falling at 60 degree विद द सरफेस, ध्यान रखना एंगल नॉर्मल से नहीं दिया हुआ है, सरफेस के साथ दिया हुआ है। विद द सरफेस ऑफ अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 1 मीटर एंड इज रिफ्रैक्टेड एट एंगल 75 डिग्री, ये भी सरफेस के साथ दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर क्या फाइंड आउट करना होगा, जरा समझो। ये स्लैब है मान लो,
तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है वो सरफेस के साथ दिया हुआ है। अगर यहाँ पर ये नॉर्मल होता है तो ये सरफेस के साथ 60 डिग्री का दिया हुआ है, तो बताइए नॉर्मल के साथ कितना हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे आई की वैल्यू जो हो गई वो 30 डिग्री हो गई, ठीक। अच्छा, कितने पर रिफ्रैक्ट कर रही है वो 75 पर, तो ये रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, इस तरह से करेगी। तो यहाँ पे ये भी सरफेस के साथ 75 दिया है। अगर सरफेस के साथ 75 है तो ये एंगल अपने आप कितना हो जाएगा बताइए 15 डिग्री। क्लियर हो गया? ये 15, अरे 75 तो 15 ही दोगा ये, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि इसको क्रॉस करने में समय कितना लगेगा, तो आपको पता है फिर इधर निकल जाएगी। तो बड़ा क्रूशियल पॉइंट है जो क्रॉस करने में समय लगेगा। बताइए स्लैब के अंदर जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, क्या वो ए से बी की कि नहीं की? तो जो टाइम लगेगा डेल्टा टी बराबर, बताइए वो क्या लगेगा, ए बी का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और बताइए स्लैब के अंदर अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो बताइए इसके अंदर जो स्पीड हो जाएगी लाइट की, वो मैं पढ़ा चुका हूं, वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा टी बराबर ये हो जाएगा ए बी अपॉन स्पीड हो जाएगी सी बाई म्यू, तो आ जाएगा म्यू ए बी अपॉन सी, ये इसका कैलकुलेशन होगा। तो पहले तो आपको ए बी फाइंड आउट करना है। ए बी कैसे निकलेगा, इसका थिकनेस यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है बताइए, 1 मीटर दिया हुआ है। अगर ये 1 मीटर दिया हुआ है और ये एंगल 15 डिग्री है, तो ए से बी आ जाएगा कैसे आ जाएगा बताइए, cos 15 इक्वल टू क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, तो 1 अपॉन ए बी, ठीक। तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन cos 15। यार cos 15 sin 15 की वैल्यू मुझे याद नहीं है इस मोमेंट पर, लेकिन आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो sin 15 आ जाएगा, एक तो ये निकाल लेंगे, ओके। अच्छा, स्नेल्स लॉ का यूज करके आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है। तो स्नेल्स लॉ का यूज करके आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर स्नेल्स लॉ लगा देता हूं मैं, तो बताइए क्या हो जाएगा, 1 sin 30 बराबर म्यू इंटू साइन ऑफ, बताइए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 15। यार साइन 15 कॉस 15 बहुत यूज हो रहा है, मुझे बाई चांस आज याद नहीं है, इसलिए मैं बीच में टाइम बर्बाद भी नहीं करना चाह रहा कि मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूं। तो म्यू की वैल्यू जो आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 बाई साइन 30, तो 2 1 बाई 2 होता है, 1/2 साइन 15। क्लियर हो गया? तो म्यू की वैल्यू आ गई। तो बताइए अब तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, म्यू की वैल्यू पता लग गई, म्यू रख दो, ए बी पता लग गया, उधर लिखा हुआ है, और सी लाइट की स्पीड होती है, तो इतने टाइम में स्लैब को ये क्रॉस कर जाएगा। लिख लो सारा डाटा, एकदम आसान है। बस साइन 15, अरे यार म्यू पता है, ए से बी पता है 1 अपॉन cos 15, और सी तो होता है लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸। ओके, हटाएं, पॉज करके उतारो आराम से। एक क्वेश्चन और देखेंगे। A ray of light is incident a ray of light is incident on a parallel slab of thickness T and refractive index mu, ठीक। if the angle of incidence is theta, ठीक, then for small theta prove that lateral shift of the ray will be t theta mu minus 1 upon mu। कितने लोग कहेंगे मुझे करना चाहिए, खुद बता दीजिए।
मेरे हिसाब से आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए पैरेलल स्लैब ऑफ थिकनेस टी। ठीक, टी का थिकनेस है, इसका थिकनेस यहां से यहां तक टी का। ठीक, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना दिया, थीटा दिया हुआ है ये। तो ये अगर थीटा दिया रहता है तो इस तरीके से पहले मुड़ती है, और ये बता चुका हूँ कि फाइनली जो रे होती है वो इसके पैरेलल जाती है, तो ये इसके पैरेलल निकलेगी। ये सब बातें एकदम याद हो गई होंगी, इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ तो। ये थीटा, ठीक, ये जो यहाँ पर ये जो शिफ्ट होती है ये, इसी को हम लेटरल शिफ्ट कहते हैं। ठीक, देन फॉर स्मॉल थीटा, थीटा को बहुत छोटा लिया है। ठीक, अगर थीटा टेंड्स टू 0 होता है, ठीक, तो आपको, ठीक है, प्रूव दैट लेटरल शिफ्ट ऑफ द रे विल बी। वैसे तो मैं थ्योरी में बता चुका हूं, पर एक बार और लिख देता हूं अगर बने तो बताइए डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या था, टी अपॉन कॉस आर साइन ऑफ आई माइनस आर, यही तो था। और जब थीटा छोटा होगा तो आई की जगह थीटा हो जाएगा, तो डेल्टा एल बराबर ये आ जाएगा टी अपॉन कॉस आर साइन ऑफ थीटा माइनस आर। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, हालांकि मैं बता चुका हूं पर एक बार और बता रहा हूं। जब थीटा टेंड्स टू 0 होगा तो आर टेंड्स टू 0 होगा, और फिर यहां से जो थीटा माइनस आई, थीटा माइनस जो आर होगा ये भी टेंड्स टू 0 होगा। ठीक, तो अब अप्रोक्सीमेशन मैथमेटिक्स वाले ले सकते हैं। डेल्टा एल बराबर टी अपॉन, जब आर छोटा होता है तो कॉस आर को 1 लिखते हैं, तो यहाँ पे इसको 1 लिखेंगे इनटू, और जब ये एंगल थीटा माइनस आर छोटा होगा तो साइन थीटा को थीटा लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा माइनस आर। ठीक, अब केवल आर को मुझे इसमें से गायब करना है, क्योंकि आंसर मेरा थीटा और टी में दिया हुआ है। तो स्नेल्स लॉ लगा लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 साइन थीटा इक्वल टू म्यू साइन आर। जब थीटा छोटा तो इसको थीटा लिखेंगे, आर छोटा तो इसको आर लिखेंगे, म्यू आर, तो आर इक्वल टू हो जाएगा थीटा बाई म्यू। आर की वैल्यू थीटा अपॉन म्यू यहाँ पर आप पुट कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आंसर, डेल्टा एल बराबर टी इंटू थीटा माइनस आर, आर कितना पुट करेंगे, थीटा बाई म्यू, तो डेल्टा एल बराबर थीटा कॉमन ले लीजिए, टी थीटा म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू, दिस इज द आंसर। ठीक है यार, इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैंने काफ़ी बढ़िया से आपको क्वेश्चंस करा दिए एक एक करके। ठीक है, तो इसी के साथ ये ग्लास स्लैब वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। ये क्लास में यहीं रोकता हूँ, क्योंकि एक एक टॉपिक का वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। आपको समझ में कोई भी डाउट हो फिर वीडियो को रिवर्स करके देख लो, पढ़ाई करते रहो। अब लगभग मैं डेली वीडियो डालूंगा, लेकिन थोड़ी एडिटिंग की वजह से फ्रीक्वेंसी कमजोर है। जैसे मैं तो रिकॉर्ड करता रहता हूं, लेकिन भाई साहब एडिट नहीं कर पाते हैं, वो इतना सिस्टम यार अभी थोड़ा है नहीं, धीमे धीमे सारी चीज़ें इंप्रूव कर रहे हैं। चलो ठीक है, पढ़ाई करते रहो।